नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड में बहुत सारी न्यूज़ है और चुनावी न्यूज़ भी आनी शुरू हो चुकी हैं। कई तरह की खबरें, रैलियाँ और लोगों से नेताओं का मिलना-जुलना सब शुरू हो चुका है। और ऐसे में अपने प्रदेश सैनिकों का प्रदेश भी है, पूर्व सैनिकों का प्रदेश भी है, आंदोलनकारियों का प्रदेश भी है। बहुत से ऐसे तबके, ऐसे लोग जो चुनाव में बेहद अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। आज सवाल कुछ पूर्व सैनिकों को लेकर, उनकी भागीदारी को लेकर, प्रदेश में उनके लिए हो रहे काम को लेकर, कुछ जन समस्याओं को लेकर और चुनावी सरगर्मी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पीसी थपलियाल साहब, राज्य आंदोलनकारी हैं और पूर्व सैनिकों के एक मंच का नेतृत्व भी ये करते हैं, पूर्व सैनिक भी हैं। बहुत धन्यवाद आपने वक़्त दिया थपलियाल जी। धन्यवाद सर। आप लोगों से बात करके और रह रहकर बात करनी भी चाहिए। आज बात थोड़ा-सा शुरू पूर्व सैनिकों और उनके संगठन और उनकी परेशानी और उनका नेतृत्व और सरकार में भागीदारी को लेकर यहाँ से शुरू करता हूँ। जी, किस तरीके से आप देखते हैं, आपको मैंने कई मंचों पर देखा, आप आंदोलनकारियों के मंच पर होते हैं, आप संघर्ष समितियाँ जितनी होती है उसके मंच पर होते हैं, पूर्व सैनिकों के मंच पर आप होते हैं और हाल में मैंने आपको उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों के साथ उनकी रैली और उनकी मार्च के साथ देखा। तो आप और आपका संगठन पूर्व सैनिक किधर हैं? देखो अ, जब पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई इस राज्य में शुरू हुई थी हाँ, और उससे पहले जब आप पूर्व सैनिकों का इतिहास टटोलेंगे, तो पूर्व सैनिक कभी भी बड़े आंदोलनों का हिस्सा नहीं रहा। क्योंकि फौज में ये अनुशासित होने के कारण वे जब सिविल लाइफ में आते हैं, तो वे अपने काम से काम रखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मैंने सिपाही से लेकर जनरल तक को आंदोलनकारी बनाया और वे सब राज्य की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरे। और ये दीगर बात है कि हमेशा पूर्व सैनिक को जो एक मुख्य धारा की राजनीति है उससे हाशिए में रखा जाता है, क्योंकि पूर्व सैनिक की जो समझ होती है, सामाजिक समझ, जिस उम्र में वो फौज में जाता है उसी समझ को लेकर, सामाजिक समझ को लेकर वापस लौटता है। यानी 16 17 18 साल की उम्र में फौज ज्वाइन करता है और फिर वापस आता है। लेकिन मैंने देखा कि राज्य सैनिक बहुल्य राज्य है। उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है कि छोटे से राज्य में गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट, दो एक प्रमुख जो हिस्सा है फौज के, वो छोटे से राज्य से आते हैं। और इसमें हमने देखा कि जब हम तुलना करते हैं पंजाब से, हरियाणा से और हिमाचल से, तो हम ये पाते हैं कि वहां के पूर्व सैनिकों को बहुत बड़ा सम्मान है। उनको बहुत आदर के साथ सरकारी नौकरियों में बहुत अच्छे महत्व के साथ उनको लिया जाता है और बहुत सी सरकारी नौकरियों में वे अपना रिटायरमेंट के बाद रहते हैं। लेकिन इस अभागे राज्य में, जिस राज्य की लड़ाई लड़ने में पूर्व सैनिकों की अहम भूमिका रही है, उनको कंप्लीटली हाशिए में रख दिया। कहने के लिए जनरल टीपीएस रावत ने शुरुआत में जब राज्य बना था, पहली सरकार बनी थी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने एक उपनल बनाया, एक ऐसा यूनिट बनाया, एक ऐसा निगम बनाया पूर्व सैनिकों का कि जो, जी, क्योंकि बाहर वो उनका शोषण होता था, तो उस उपनल के माध्यम से वो पूर्व सैनिकों को जो सुरक्षा कार कई ड्यूटियां लगती हैं उन कामों में एम्प्लॉयमेंट मिला, सम्मानित एम्प्लॉयमेंट मिला। लेकिन देखते ही देखते उस पर ग्रहण लगा, नेताओं ने उसको चकनाचूर कर दिया और उसको बाहर जो युवा हैं, युवाओं को उपनल में धकेलना शुरू किया। और आज वे युवा अपने भविष्य से आशंकित होकर वे भी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये चिंताएं
25 साल के बाद जो हमें युवाओं की जो निराशा है, क्योंकि युवा और पूर्व सैनिक ये एक परिवार है, यानी वो जो युवा वो हमारे ही परिवार के बच्चे हैं, और उन बच्चों का जो भविष्य अंधकार में जा रहा है वर्तमान राजनीति के कारण, वो चिंतनीय है। इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमने कैसा राज्य की लड़ाई लड़ी कि राज्य पूरी तौर से माफिया प्रस्त राजनीति का शिकार हो गया है। यहाँ के संसाधन तमाम इन्होंने माफियों के हाथ में रख दिए, और इस समय तो हमें शर्म आने लग गई है रौतेला साहब, जो एक छिछालीदारी राजनीति, एक रसातल की राजनीति उत्तराखंड में चल रही है। और हम लोग एक अनुशासित वर्ग से आते हैं, हमने इस देश की सीमाओं में रक्षा की है, लेकिन यहाँ के राजनीति में हम हाशिए में जा रहे हैं, ये हमें चिंता है ऐसे संघर्ष को। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपका सियासी रुख आपके संगठन का, क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक तरफ उत्तराखंड क्रांति दल है, जो क्षेत्रीय नेतृत्व के बल पर इस बार कुछ अलग करने की सोच के साथ जनता के बीच में जा रहा है। आप लोग पूर्व सैनिक संगठन के लोग, क्या कोई तीसरा मोर्चा या तीसरे विकल्प के तौर पर प्रदेश को कोई विकल्प देने की कोशिश हो रही है? देखो, हमने एक प्रयास किया था 2012 में, जहां पे हमने रक्षा मोर्चा बनाया था, और रक्षा मोर्चा इटसेल्फ जिसकी नेतृत्व हमने जनरल टी.पी.एस. रावत के हाथ में दिया था। लेकिन हम 2012 के चुनाव में, वैसे हम बहुत भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पे रक्षा मोर्चा को लोगों ने वोट दी, और उसमें 10 विधायक हमारे ऐसे हुए थे जो विधायक चुनाव लड़े और नंबर 2 पे रहे। यानी जो भाजपा कांग्रेस का धन बल है, उसके आगे हम बौने पड़ गए, और बौने पड़ने के बाद फिर से हमारे जनरल टी.पी.एस. रावत अपने परंपरागत दल जिसमें वे पहले थे उसमें चले गए, और रक्षा मोर्चा बिखर गया। लेकिन आज जो मैंने अपने प्रयास से राज्य आंदोलन से लेकर 1994 के जो रामपुर तिहाई से लेकर अभी तक सड़कों में जो काम किया है, तो उसमें मैंने जो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने कार्यकर्ता के रूप में जो हमारे फौजियों को यूज करती थी, उनको कभी टिकटें नहीं देती थी, उनको केवल अपना चटाई बिछवाने का काम करती थी, उसको देखते हुए उनको समझाकर मैं बहुत हद तक सफल हुआ हूं कि उनके नीचे से उनकी जो न्यू है उनसे मैंने पूर्व सैनिकों को अलग खिसका दिया है, और उनका रुझान अपने क्षेत्रीय दल की तरफ होने लगा है। ये मैं अपनी जीवन की सफलता मानता हूँ जी। यानी कि आपका कहने का इनडायरेक्ट मतलब मैं ये निकालूं कि उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ पूर्व सैनिक और सैनिकों के परिवार, और उसको करने में आप कामयाब रहे। यस, हम कामयाब रहे, लेकिन वहां पे एक बड़ा जो खल रहा है मुझे, मैं कभी कभी करता हूं कि अगर क्षेत्रीय दल जैसे उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा नाम है, एक ऐसा दल है जो हर व्यक्ति के मुंह में, दिल में और विचारों में समाया हुआ दल है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो उस दल पे जनता विश्वास नहीं कर पाती, और उस विश्वास को हासिल करने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व सैनिक वहां भी नंबर 2nd लाइन में है, फ्रंट लाइन में वहां भी नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल का जो प्रथम लाइन का नेतृत्व है, अगर उसमें विजनरी लोग नहीं आएंगे, सैनिक आगे नहीं आएंगे, तो फिर लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं, ऐसी टीम देखना चाहते हैं क्षेत्रीय दल के अंदर कि राज्य अगर उनको विश्वास दे दिया गया, उनको वोट दे दी गई, उनको मत दे दिया गया, तो क्या वे इस राज्य की सरकार चला पाएंगे? ऐसे लोग जब तक नहीं दिखेंगे लोगों को, तब तक वो यूकेडी को आप देखिए, आप यूकेडी में बड़े बड़े हमारे बड़े सीनियर फौजी वहां हैं, लेकिन उनको आप देखिए कौन लोग आज ज्यादा सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चे राज्य आंदोलन के टाइम में पैदा भी नहीं हुए थे, वो राज्य वो बतौर वो हीरो बने हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इससे क्या हो रहा है? इससे इन राष्ट्रीय दलों को फायदा हो रहा है, क्योंकि जनता जानती है कि इन बच्चों के बूते के
हम आपने कई बार सोशल मीडिया में देखा होगा कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा। अरे बच्चों को मुख्यमंत्री के कंपटीशन में, तीसरा कंपटीशन में लाकर तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये मेरे को लगता है कभी कभी ये भारतीय जनता पार्टी का रणनीति है कि वे हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता के रूप में बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा चेहरा बना रही है, और जो हमारे बड़े चेहरे हैं वे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। तो इसलिए जनता का विश्वास हासिल करने के लिए एक ऐसी धारदार नेतृत्व इस राज्य को चाहिए जो जनता का विश्वास हासिल कर उत्तराखंड की धरती पर तीसरा विकल्प, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय दल, को खड़ा कर दे। क्योंकि क्षेत्रीय दल के साथ जनता ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, लेकिन राज्य बनने के बाद उन लोगों के हाथ से सत्ता फिसल गई, और आज दिन तक कहीं भी सत्ता के नजदीक पहुंचने का कोई दिखाई नहीं। इस समय बीच में आता है कि जी आजकल लोग उसको आ रहे, लेकिन कौन खेल रहा है, कौन बोल रहा है, ठीक है, ये चिंता है। मैं आज थमिजा जी, आज की राजनीति को लेकर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने बीजेपी कांग्रेस को इसलिए कहा कि वो मजबूती के साथ सत्तासीन हो जाते हैं ताकि क्षेत्रीय दल वाले जो लोग हैं, वो उस तरह की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। मैं भी मानता हूँ कि एक कारण ये भी हो सकता है, भरोसा जनता का कम है तो इसलिए ये स्थिति ज़्यादा बनती है। दूसरा, आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? राजनीति कहाँ पर खड़ी है? एक सवाल मेरा ये, क्योंकि मैं देखता हूँ बीजेपी के विधायक एक निदेशक को पीट देते हैं अपने समर्थकों के साथ जाकर। मैं देख रहा हूँ वो कानपुर वाला जो एक जंगी दिख रहा था, अभी चुनाव आ रहे हैं तो फिर से उभर रहा है। तो इस सियासत को कैसे देखते हैं? पूर्व सैनिक, राज्य आंदोलनकारी, आप जैसे लोग जो क्षेत्र की बात करते हैं, क्या इस क्षेत्र के लिए फायदेमंद है ऐसी सियासत? देखो, राजनीति बहुत रसातल पे ले गए हैं ये राष्ट्रीय दल, और इसमें विशेष तौर से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लोग क्यों रास आते हैं जिनका कोई विजन नहीं होता। अब यही नहीं, उत्तराखंड में नहीं, आप राजस्थान में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, वहां भी उन्होंने क्या किया कि जो कमजोर नेतृत्व है उसके हाथ में इन राज्यों की बागडोर दी हुई है, और इसी तरह उत्तराखंड में भी। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से ये जो नेता नहीं कहूंगा मैं इनको, गुंडा कहूंगा, ये गुंडे हैं, ये माफिया। मैंने पहले भी कहा था कि ये उत्तराखंड माफिया प्रस्त राजनीति का शिकार हो चुका है। और वो माफिया प्रस्त राजनीति हमारे जो नेता हैं, बौने बाने नेता हैं, उनको धनाढ्य बना दिया है, बेशुमार दौलत के मालिक बन गए हैं माफियों से हाथ मिलाकर। और यही कारण है कि आज की विधानसभाएं 5-5 करोड़ की हो गई हैं। यहाँ पे आज धन बलि के आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और क्षेत्रीय दल घुटने के बल पर आगे बढ़ते हुए इनको चुनौती दे रहा है। और इसमें अगर कोई चुनौती के लिए अगर मूल ताकत उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों की होनी चाहिए, वो है सैनिक। सैनिक अपने टांगों पे खड़ा रहता है, सैनिक आत्मनिर्भर है, सैनिक एक ऐसा है कि जो अनुशासित भी है। तो अगर क्षेत्रीय दल सैनिकों को आगे कर चलेंगे तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास लौटेगा, और इसी तरह से अगर ये इस चीज को नजरअंदाज करेंगे, इनके बौने बाने लुट्टू फुट्टू चुन्नू मुन्नू अगर ज्यादा बातें करके राज्य की जनता को मूर्ख समझेंगे, तो निश्चित रूप से इस राज्य की राजनीति में तीसरा विकल्प हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्योंकि 2027 हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में अगर हम जिंदा रहे तो आगे जिंदा रहेंगे, अगर इसमें हम जिंदा नहीं रहे तो हमेशा हमेशा के लिए इस राज्य की राजनीति से क्षेत्रीय दल का दफन हो जाएगा। ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ। आप ये मानते हैं कि सैनिक, पूर्व सैनिक, मौजूदा आज की डेट में भी हमारे प्रदेश के कई सैनिक भारत की सेवा में सीमाओं पर तैनात हैं, उनके परिवार, यानी कि एक बहुत बड़ा तबका वो अक्सर बिखरा-बिखरा सा रहा है। वो बिखराव को आप मानते हैं, उससे सहमत हैं कि कुछ इधर गया, कुछ उधर गया और वो एकजुट नहीं हो पाया, इसी का नतीजा है कि आप जिस बात का ज़िक्र कर रहे हैं? जी,
बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि हमारा परंपरागत जो व्यवसाय था इस राज्य का, वो पहाड़ का स्पेशली हमारा फौज था। हम फौज के लिए पैदा होते थे, फौज के लिए दौड़ते थे, और फौज में जाने के लिए हमको ऐसा लगता था कि मैं एक सिपाही जब बनता था तो उसको अपने को किसी आईएएस से कम नहीं लगता था। उसको लगता था कि मैंने जीवन में एक बड़ी सफलता पा ली है जब वो फौज ज्वाइन करता था। लेकिन इस सरकार ने जो हमारी इस परंपरागत फौज पे कुठाराघात कर कर अग्निवीर और अग्निपथ योजना लाए हैं, ये पूरी तौर से उत्तराखंड को निराशा करते हुए अंधेरों में हमारे युवाओं को धकेल दिया है। हमें एक आप ही देखिए कि 4 साली फौजी कोई भी सैनिक इस समय पूर्व सैनिक जो है वो अपने बच्चों को इस 4 साली फौजी में नहीं भेज रहे हैं। तो उसमें जो क्वालिटी है, जैसे जो लीडर जो लोग लड़के जाने चाहिए थे फौज में, वो नहीं जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि फौज कमजोर होगी, और फौज कमजोर होगी तो देश की सीमाएं कमजोर होगी, और देश की सीमाएं जो कमजोर होती हुई मुझे दिख रही हैं कि आप देखो ना कि पहलगाम में आतंकी आराम से घुस गए। कहां से घुसे भाई? क्या सीमाएं इतनी कमजोर हो गई कि वे पहलगाम में तीर्थ यात्रियों बेचारों को तीर्था वहां पे मारकर और गायब हो जाती, उनको पकड़ नहीं पाए हम? ये सरकार जो केवल सत्ता की भूख जिसके अंदर लबालब भरी है, और राष्ट्र जो जिनके लिए कहते के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ही राष्ट्र का सबसे बड़ा विरोधी मान रहा हूं। क्योंकि जिस तरह से मैं इस समय हालात देख रहा हूं देश की, और इस विशेष तौर से उत्तराखंड की, आप ये देखिए कि उत्तराखंड में हम पूरा जनमानस हाशिए में जा चुका है। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके ऊपर पलायन की गंज हम झेल रहे हैं, और पलायन की गंज की नौकरियां नहीं है, और उसके बाद जो जंगली जानवरों का आतंक है, वो आतंक आज हमें रात में भी चैन से नहीं सोने देता। रौतेला जी, हमारा जीवन तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बड़ी भूल की जो इस राज्य की लड़ाई लड़ी। हम तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही शांत थे, बहुत ही हमें उन्नतशील थे हम। आप ये देखिए कि उत्तराखंड का जो एसटी है और एससी है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन का फायदा उठाकर नौकरियां करता था। आज मेरे आंसू आते हैं रौतेला जी, जब मैं जौनसार के बच्चों को यहाँ बसंत बिहार में बड़े बड़े कोठियों में एक नौकर के रूप में देखता हूँ, तो मैं जानता हूँ इस बात को कि इसके लिए जिम्मेदार हम हैं जिन्होंने इस राज्य की लड़ाई लड़ी। हम हैं। अच्छा, ये हमको बताया जाता है, ये दिखाने की कोशिश होती है, आप भी देख रहे होंगे कि हमने तो 25 साल में बहुत कुछ अचीव कर लिया, चाहे वो सरकारें कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो, और मौजूदा मुख्यमंत्री तो खुद सैनिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए क्या हुआ और क्या रह गया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़ा तबका है पूर्व सैनिकों का। अगर उनको ठगने का काम किया गया तो वो कैसे किया गया? उनके लिए योजनाएँ थी तो वो क्या थी? और अग्निवीर को लेकर आप लोगों का आक्रोश रहा है, और मुझे भी दिख रहा है कि प्रदेश के युवाओं का रुझान नहीं है उस तरफ जैसे कि आर्मी की तरफ रहता था। थोड़ा इस पर बात करिएगा। अभी बजट आने वाला है और बजट को लेकर उसमें पूर्व सैनिकों के लिए को लेकर किस तरह की आप अपेक्षा रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इस राज्य में सरकार सुनने वाली सरकार नहीं है। इस राज्य की सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। हम पूर्व सैनिक बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो आरक्षण है नौकरियों में, उसको कभी भी हमें नहीं दिया जा रहा है। अगर हमें 5% आरक्षण भी अगर यहाँ की नौकरियों में है तो हमें उससे वंचित किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम है वो पूरी तौर से फेल है। यानी इस राज्य में राज्य बनने के बाद आज दिन तक जब हमारे बच्चों को ही न्याय संगत भर्ती नहीं मिली है, तो पूर्व सैनिक तो बहुत पीछे की बात है। आप ये देखिए कि नौकरियां यहां बिकने लगी हैं। यहाँ पे किस तरह से ये कह के कि हमने नकल विरोधी कानून बना लिया, कहकर मुख्यमंत्री धोखा दे रहा है इस राज्य को।
नकल विरोधी कानून कहीं भी उन नकल माफियों पे अंकुश नहीं लगा पा रहा है जिन्होंने जेब में आज भी नकल माफिया उत्तराखंड में जिंदा है। और नकल विरोधी कानून जो बनाया वो बच्चों के लिए बनाया, स्टूडेंट के लिए बनाया। अरे तुम स्टूडेंट के लिए बच्चा, अगर बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका भविष्य को तुम अंधकार में डाल दोगे, लेकिन जो माफिया नकल करवा रहा है वो उसको छू नहीं सकते। जब बहुत बेरोजगार संगठन यहाँ पे आपने देखा कि एक जल उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे किया, तो किस तरह से उनको मूर्ख बनाकर कि हाँ हम सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको ठगा गया। और जो प्रोफेसर जिसने इस चीज का भंडा फोड़ा, जिसने बॉबी पवार को बताया कि किस तरह से यहाँ पे चल रहा है चेन, वो आज दिन तक जेल में है। इसी तरह से हम अगर हमारी एक सवाल आपने बॉबी पवार का जिक्र कर दिया, थोड़ा सा समय इतना ही रहता है। तो स्वाभिमान मोर्चा भी है, आपने क्यों यूकेडी को चुना, स्वाभिमान मोर्चा की तरफ नहीं गए पूर्व सैनिक या फिर पीसी थपलियाल? देखिए, मैं स्वाभिमान मोर्चा और यूकेडी को एक पैरेलल संगठन होकर ये चाह रहा था कि जो युवा हैं, जो युवा ये सोचते हैं कि हम बेटर कर सकते हैं, उन युवाओं को मैंने स्वाभिमान, क्योंकि एक युवा भू कानून की लड़ाई लड़ रहा था, युवा मूल निवास की लड़ाई लड़ रहा था, युवा रोजगार की लड़ाई लड़ रहा था। ये लड़ाइयां यूकेडी नहीं लड़ रही थी, वो कहने के लिए कहती थी, लेकिन जो जलजला युवाओं ने इन आंदोलनों में निकाला, इसके कारण इन तमाम आंदोलन के निकले हुए नेताओं को, युवा नेताओं को मैंने खुद स्वाभिमान मोर्चा में नामबंद किया। लेकिन उसमें जो देखिए, हमारे जो स्वाभिमान मोर्चा में बॉबी पवार का ही उदाहरण देख लीजिए आप, कि अगर बॉबी पवार यूकेडी से लड़ता या सांसद का चुनाव, तो मैं निश्चित रूप से कहता कि 5,000 भी वोट नहीं मिलती उसको। अब हमेशा इतिहास है, लेकिन जब उसने इंडिपेंडेंट होकर स्वाभिमान मोर्चा के कहकर ये लड़ाई लड़ी, तो उसको 1,68,000 वोट मिले। इसी तरह से जो हमारा केदारनाथ में उम्मीदवार रहा त्रिभुवन चौहान, उसको भी इसी तरह से मिले। हमारा मास्टर जी ऋषिकेश में क्या फाइट ऋषिकेश में दी, जो देवभूमि का द्वार है, उस द्वार में जिस तरह से पूरे पहाड़ ने एक लड़ाई लड़ी हमारे मास्टर जी के आगे करके। मास्टर जी का जिक्र आपने किया, अभी मास्टर जी ने स्वाभिमान मोर्चा छोड़ दिया, इसकी क्या वजह मानी जाए? क्योंकि वहां जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व इस बात को नहीं समझ पाया कि कौन आदमी हमारे लिए, क्योंकि जो बॉबी पवार इसका नेतृत्व कर रहा था, वो युवाओं के लीडरशिप से इधर आया, यानी बेरोजगार संगठनों में युवाओं को तो बहुत अच्छा नेतृत्व दे रहा था, लेकिन जब वो समग्र जनता का, बूढ़ों का, बच्चों का, महिलाओं का, एक समग्र जनता का नेतृत्व करने लगा, तो उसमें वो जिस तरह से अभिमन्यु अपने 7वें दरवाजे को नहीं तोड़ पाया, उसी तरह से बॉबी अपने 7वें दरवाजे को नहीं तोड़ पाया, और अपने जामवंती जो लोग थे उसके साथ, उनको अनदेखा करके आज वो अकेला खड़ा हुआ है। यही कारण है। देखिए, इस तरह से जो हो रहा है, इस पे हमारी बारीक नजर है। मैं आज भी मास्टर जी को मिला, मैंने उनसे बातचीत की कि कोई बात नहीं है, हम फिर से राजनीति की दिशा को बनाने का प्रयास करेंगे, आंदोलन की धार को तेज करने का प्रयास करेंगे, और जनता को विश्वास देने के लिए हम अथक प्रयास इतने सालों से करते आ रहे। जी, चलिए, तो थोड़ा बातचीत तो और करनी थी, लेकिन वक्त थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और सवालों के साथ। बहुत शुक्रिया थपलियाल जी, आपने वक्त दिया। आप जैसे पूर्व सैनिकों को सैल्यूट है। बहुत संघर्ष आपने तब भी किया था और आज भी युवाओं के लिए कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू सर। अक्सर सर कह जाते हैं थपलियाल जी, और मैं इससे सहमत नहीं रहता, लेकिन उन सबसे इतर जो सवाल थे, उन सवालों के जवाब क्या उस तरीके से मिल पा रहे हैं? पीसी थपलियाल ने कुछ चुनिंदा सवाल, यानी कि पूर्व सैनिकों और उन सैनिकों का रुझान किस तरह है, किसके साथ खड़े इस बार दिखाई दे सकते हैं, चुनावी समीकरण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उसके जवाब देने की कोशिश की। स्वाभिमान मोर्चे को लेकर भी बयान दिया और प्रदेश की मौजूदा स्थिति क्यों खराब है, ये भी बता गए।
वो एक राज्य आंदोलनकारी भी हैं, वो एक पूर्व सैनिक भी हैं, संगठन का नेतृत्व करते हैं। उनकी बातों को लेकर, उनके इन विचारों को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के ज़रिए बताइएगा। साथ ही दूसरे को भी दिखाइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा इस चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।